Bismillahirrahmanirrahim. Today is a main topic for cybersecurity. This is called CIA. CIA stands for Confidentiality, Integrity and Availability. अच्छा, CIA स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ दिस इज़ अ मेन पिलर ऑफ दिस कंप्लीट कोर्स. ये हर जगह यूज़ होगा और यही तीन पिलर है जिसकी बेस पे सारे के सारे पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, एवरीथिंग जो है, इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में, एसेट्स में, हर चीज़ में यही तीन पिलर्स मेनली यूज़ होते हैं. इन्हीं चीज़ों को सिक्योर करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी क्या आती है? वी इंश्योर नो वन अनऑथराइज्ड कैन एक्सेस द डाटा. यूज़ नॉर्मली क्या करते हैं इसमें? यूज़ इंक्रिप्शन टू इंक्रिप्ट एंड हाइड डाटा. यानी होता क्या है जी इसमें? जी हम लोग ये करते हैं कि इंश्योर करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कोई अनऑथराइज पर्सन उसको यूज़ ना कर सके. ठीक है, नॉर्मली आपने कभी देखा भी होगा जो फाइल्स होती हैं, नॉर्मल प्रोसीजर में बात करें, नॉर्मल में भी क्या होता है, कोई फाइल है जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है या फिर इसी तरह कोई लेटर है कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है. इसका मकसद ये होता है कि ये जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, ये जिसको ये ऑथराइज की गई है वही इस चीज़ को ओपन कर सकता है. ठीक है, ना कि कोई और बंदा इसको ओपन करे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है, सेकेंड इसका पार्ट है जी, सेकेंड पिलर आ जाता है इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी क्या होती है? हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा एंड द सिस्टम्स. ओके, मीन्स क्या है जी? इसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं, इसमें ये कोशिश की जाती है कि किस तरह हम लोग डाटे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. यानी कि अगर एक डाटा यहाँ से दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है, ठीक है, तो हम किस तरह इंश्योर करें कि दरमियान में ये डाटा अल्टर नहीं हुआ. ये हम लोगों ने इसके अंदर इंश्योरिटी करनी होती है कि इंटेग्रिटी में, कि डाटा अल्टर ना हो सकता है किसी ने लेटर किसी बंदे को भेजा है, ठीक है, और वो लेटर जो बंदा लेके जा रहा है उसको अगर अल्टर कर दे, ठीक है, तो उसके अंदर जो उसके तो मीनिंग ही चेंज हो जाएंगे. ठीक है, जब सेकंड जिस बंदे को देना उसके पास जब पहुंचेगा, तो ये कोशिश की जाती है कि जो डाटा मूव हो रहा है, यानी कि जो लाइक लेटर है सपोज, एक तो वो पहले कॉन्फिडेंशियल हो गया, उसको उसने पैक कर दिया, यानी कि उसको बता दिया कि इस बंदे ने खोलना है. ठीक है, और जब वो उसको आगे भेजा जाता है तो जो बंदा लेके जा रहा है उस लेटर को दूसरे पर्सन तक देने के लिए ये भी इंश्योर किया जाता है कि वो अल्टर ना हुआ. तो उसके लिए होता क्या है कि नॉर्मली हैशिंग के एल्गोरिथम्स है वो यूज़ करते हैं टू इंश्योर डाटा इज अनअल्टर्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन. ठीक है, अच्छा, थर्डली क्या होता है जी? अवेलेबिलिटी आ जाती है. अवेलेबिलिटी कहते हैं कि इंश्योर डाटा इज एक्सेसिबल ग्रांटेड बाय नेटवर्क हार्डनिंग मैकेनिज्म एंड बैकअप सिस्टम. अच्छा, इसमें क्या करते हैं? वी इंश्योर करते हैं कि ऑथराइज पीपल कैन एक्सेस द डाटा दे नीड व्हेन दे नीड टू. यानी लोगों को डाटे की ज़रूरत हो तो डाटा अवेलेबल होना चाहिए. मींस जैसे आप जीमेल ओपन करते हैं तो जीमेल जो है जिस टाइम आपको ओपन करनी है तो वो अवेलेबल हो. ये ना हो कि जनाब जीमेल जो है वो उसका सर्वर ही डाउन हुआ. इसका थर्ड पिलर है सिक्योरिटी का, अवेलेबिलिटी. यानी कि जिस चीज़ को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल हो और जिस टाइम चाह रहा हो उस टाइम वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और ये इंश्योर होना चाहिए कि जो डाटा है वो अवेलेबल हो. ओके, इसको फर्दर देखते हैं जी, इसको डिटेल में. अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है जी? वी यूज इंक्रिप्शन फॉर डाटा एट रेस्ट. ठीक है, फॉर इंस्टेंस AES एडवांस एल्गोरिथम स्टैंडर्ड्स हैं, 256 बेसिकली एल्गोरिथम है, वो हम डिस्क को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. फिर हम लोग क्या करते हैं? सिक्योर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल फॉर डाटा इन मोशन. मींस डाटा इन मोशन, जो डाटा ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, उसको कैसे सिक्योर करते हैं? उसको नॉर्मली स्कोर कर लेते हैं हम लोग. SSL की सर्विसेज यूज़ करते हैं हम नॉर्मली. जब भी वेब के ऊपर सर्विसेज यूज़ होती है वो सिक्योर सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं SSL. लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, SSL इतना सिक्योर नहीं रहा, अब उसको रिप्लेस कर दिया TLS ने. ठीक है, TLS की सर्विसेज यूज़ हो रही होती है जिससे आपका जो डाटा मूव हो रहा होता है इसके थ्रू उसको सिक्योर किया जाता है. ठीक है, फिर और क्या इसके अंदर आ जाता है कि आप IPsec यूज़ कर देते हैं. लाइक IPsec नॉर्मली VPN के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इंक्रिप्शन करने के लिए डाटा. अच्छा, फिर क्या जी? बेस्ट प्रैक्टिस क्या करते हैं फॉर डाटा इन यूज़. यानी अगर आप डाटा को यूज़ कर रहे हैं राइट नाउ एज अ डाटा यूज़, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जी? क्लीन डेस्क पॉलिसी जो होती है और सारी ऑर्गेनाइजेशन की होती है कि जो आपको डेस्क दिया गया है काम करने के लिए, ठीक है ना, आप जब भी अपना काम फिनिश करें या कभी भी उठ के कहीं जाएं, वॉशरूम जा रहे हैं, कुछ खाने पीने जा रहे हैं ऑन ड्यूरिंग योर ड्यूटीज़, तो आप कोशिश करें कि आपके पास कोई ऐसा सिक्योर कॉन्फिडेंशियल डाटा जो पेपर की शेप में है वो आप टेबल के ऊपर छोड़ के ना जाएं. जब भी आप जाएं उसको लॉक करके, आपका जो क्लीन डेस्क पॉलिसी है, यानी कि एवरीथिंग क्लीन होनी चाहिए.
ठीक है। इसी तरह फर्दर क्या जी, नो शोल्डर सर्फिंग। नो शोल्डर सर्फिंग मीन्स कि सपोज आप अपना कंप्यूटर को ऑन करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, नो बॉडी बिहाइंड यू वॉच योर स्क्रीन, ठीक है, मे बी आपने कोई पर्सनल चीज़ ओपन की है या पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डाटा ओपन किया हुआ है, जो पीछे बंदा खड़ा है वो डाटा को रीड कर रहा है, ठीक है। फिर थर्डली आती है स्क्रीन व्यू एंगल प्रोटेक्टर। स्क्रीन व्यू एंगल प्रोटेक्टर इसीलिए पर्पस के लिए दिए जाते हैं कि आप बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट करते हो, इवन मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। स्क्रीन व्यू एंगल प्रोटेक्टर क्या होते हैं कि अगर आप उसको बिल्कुल सामने से बैठ के देखें तो आप वो डाटा देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर लेफ्ट को होके या राइट से कोई बंदा उसको देखेगा तो वो आपको स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। फिर पीसी लॉकिंग है। पीसी लॉकिंग इज़ वेरी नेसेसरी। क्या होता है जी, आप ऑटोमेटिक और जब भी लीव कर रहे हैं स्क्रीन सेवर लगा जाएं, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट कर लें अपने सिस्टम को। इस किस्म के आप मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या जी, आप क्या कर सकते हैं जी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगा सकते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, याद रखें, ड्यूल ऑथेंटिकेशन नॉर्मली आप देखें हर जगह यूज़ हो रही होती है, इवन बैंकिंग सेक्टर में यूज़ हो रही होती है, ठीक है। आप पहले लॉगिन करते हैं, पासवर्ड देते हैं, बैंकिंग की वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं, ठीक है। अगर आपने उसके मल्टी ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है तो वो क्या होगा, फिर आपको सेकेंड ऑथेंटिकेशन के लिए वो आपको OTP भेजेगा और वन टाइम पासवर्ड आपको सेंड करेगा, जो आपके पास आएगा, जो आपके मोबाइल के ऊपर होगा, ठीक है, मोबाइल पे आएगा। तो जब आप वो कंफर्म करेंगे, जो वो पासवर्ड दिया गया है, डिजिट्स दिए गए हैं, जब आप उसके अंदर इंसर्ट करेंगे वेबसाइट के ऊपर, देन ही आप लॉगिन कर सकोगे उस वेबसाइट को। तो इसको कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि मोर देन वन टाइम ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। फिर आपकी मास्किंग आ जाती है। मास्किंग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। मास्किंग क्या होती है कि आप इसको डेटाबेसेस में यूज़ करते हैं, फोटोग्राफिक में यूज़ करते हैं, यानी कि आप फ्रंट पे कुछ चीज़ और शो कर रहे होते हैं और बैक पे क्या होता है जी, एक्चुअल डाटा बैक पे होता है, यानी जो बैक पे चीज़ है वो असल होती है, लेकिन फ्रंट पे किसी चीज़ को और शो हो रहा होता है। ओके, अदर क्या है जी, एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल क्या है जी, आप एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं कि डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि तो उसको एक्सेस ना कोई कर सके, ठीक है। फिर नीड टू नो। नीड टू नो मीन्स होता है कि यानी पर्सन है उसको वही वो काम करे जो जिसकी उसके पास एक्सेस है। अगर वो इवन अगर उसके पास एक्स्ट्रा एक्सेस भी है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, उस किस्म की एक्सेस नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। फिर ये कि लीस्ट प्रिविलेज, यानी कि लीस्ट प्रिविलेज मीन्स अगर कोई आपका एम्प्लॉय है तो आपने उसको प्रिविलेज दिए हुए हैं, ठीक है, डाटा एक्सेस करने के, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको वही एक्सेस दी जाए जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जॉब की स्पेसिफिकेशन है या जॉब की रिक्वायरमेंट है, ना कि आप पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की उसको एक्सेस दे दें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लीस्ट प्रिविलेज, यानी कि जितनी उसकी ज़रूरत है उसको उतनी ही एक्सेस दी जाए। अच्छा, इसमें थ्रेड्स किस किस्म के हो जाते हैं जी? थ्रेड्स होते हैं आपके अटैक हो जाते हैं ऑन योर इंक्रिप्शन, ओके, क्रिप्टो एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। फिर आपका सोशल इंजीनियरिंग के अटैक्स होते हैं इसके ऊपर, लोग आपको कॉल करते हैं और आपसे कोशिश करते हैं, आपका पर्सनल डाटा लेने की कोशिश करते हैं, लालच देते हैं, ठीक है, इस किस्म के काम करते हैं, ठीक है, थ्रू सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करते हुए। फिर आपका आ जाता है जी की लॉगर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, की लॉगर्स भी आ जाते हैं। की लॉगर्स नॉर्मली आप ऐसी वेबसाइट्स पे विजिट करते हो जहाँ से मतलब कोई ऐसा आप फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं, वो बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर में जब भी आप वो फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही अटैच होते हैं, वो आपके PC के ऊपर इंस्टॉल हो जाते हैं। उससे ये होता है वो आपकी जितनी भी आप की स्ट्रोक कर रहे होते हैं, जो भी आप जितना भी कुछ लिखते हो, वो सारा का सारा उसको कैप्चर करता रहता है और एक सर्टेन टाइम के बाद उसको जो उसका अटैकर होता है जिसने ये उसको बेसिकली वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है। इसी तरह कैमराज हैं, स्टेगनोग्राफी है। स्टेगनोग्राफी बेसिकली क्या होती है कि नॉर्मली जो पिक्चर्स होती है आप उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस मैसेज जो है वो सेंड करते हैं, ठीक है, तो लेकिन एक्चुअली पिक्चर को जब आप देखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल चेंज नहीं होती, पिक्चर सेम ही होती है, लेकिन उसके अंदर आप कोई ना कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं। बेसिकली ये पिक्सल के ऊपर टेक्निक यूज़ की जाती है, जो 0-1 जो बाइनरी को यूज़ करते हुए यूज़ की जाती है, ठीक है। राइट नाउ ये टेक्निक अभी यूज़ नहीं हो रही, ठीक है, इतनी कॉमन भी नहीं है, और इसमें आप स्मॉल सा मैसेज ही सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है जी थ्रेड किसका है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है जी, द ग्रोइंग नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस वी हैव पॉज अ न्यू थ्रेड, ठीक है। दे कैन बी अ बैकडोर टू अदर सिस्टम्स। अच्छा, कैसे सिस्टम हो जाता है कि अभी क्या हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि एवरीथिंग जो है इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया। आपके कैमराज हो गए, आपके टीवी हो गए, आपका फ्रिज हो गया, आपके एयर कंडीशनिंग हो गया, इवन के वाटर टैप हो गए, आपके घर के लॉक्स हो गए, ठीक है, फैन हो गए, ये सारे के सारे अब इस तरह की डिवाइसेज आ रही हैं कि वो सारी की सारी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं।
अच्छा, इससे क्या होता है कि क्योंकि वो जो डिवाइसेस बनाई गई हैं वो नॉर्मल घर के यूज़ के लिए बनाई गई है, तो इसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन नहीं होती, तो इसलिए ये भी थ्रेट है, ठीक है। वैसे राइट के अंदर भी सारी चीज़ें डिफाइन है कि थ्रेट किस किस्म के हैं। इसके अंदर कैप्चरिंग नेटवर्क ट्रैफिक आ जाती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क आ जाता है, फिर पासवर्ड डंप स्टीलिंग आ जाती है, सोशल इंजीनियरिंग मैं अभी बता चुका हूँ, पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, एवर्स ड्रॉपिंग आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह काउंटर मेजर्स किस तरह काउंटर मेजर कर सकते हैं आप, डाटा को इंक्रिप्शन करें, ठीक है, ऑथेंटिकेशन यूज़ करें फॉर सिस्टम्स के लिए, फिर उससे एक्सेस कंट्रोल लगाएं, किसको कितनी एक्सेस देनी है, ठीक है। फिर डाटा की क्लासिफिकेशंस करें, पर एंड यूज़र की ट्रेनिंग करें। ओके, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो जी हमारा इसके अंदर है जी वो इंटेग्रिटी है। दिस इज अ सेकंड पिलर। इंटेग्रिटी क्या है जी, अगेन किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफी अगेन उसके अंदर यूज़ हो रही होती है, ठीक है। फिर चेकसम्स यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। लाइक चेकसम क्या है, CRC है, CRC बेसिकली फ्रेम्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, तो फ्रेम के चेक करने के लिए, ठीक है। जो हम यूज़ करते हैं एल्गोरिदम, उसमें से मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम है, सच एज MD5, SHA-1, SHA-2 यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटेग्रिटी के लिए। फिर आपके डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होते हैं, और नॉन रेपुटेशन होता है। नॉन रेपुटेशन मीन्स कि आप नॉर्मली डिजिटल सिग्नेचर में यूज़ होता है। इसका मकसद ये होता है कि ये इंश्योरिटी की जाती है कि जिसने ये आपको डिजिटल सिग्नेचर करके सेंड की है फाइल, ठीक है, वो इसको डिनाई नहीं कर सकता। इसमें ये श्योरिटी होती है कि जिसने भेजा है तो वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। इसको बेसिकली नॉन रेपुटेशन कहते हैं। इसमें कंफर्मेशन होती है दिस इज उसी पर्सन ने ये भेजा है, कल को वो आपको भेजे डिजिटल सिग्नेचर करके और कल को कहे मैंने नहीं की, ऐसा नहीं होता। नॉन रेपुटेशन में बेसिकली कंफर्मेशन होती है, उसको बंदे को वो बंदा डिनाई नहीं कर सकता जिसने डिजिटल सिग्नेचर किए होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप सेम एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं। अब थ्रेड क्या है इसके अंदर, अल्टरनेशन ऑफ आवर डाटा। जैसे आपको पहले बताया इंटेग्रिटी में क्या है कि एक डाटा हम कोशिश करते हैं अगर वो इंटरनेट के ऊपर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उसको लाइक इस तरह भेजा जाए कि उसके ऊपर कोई उसको कोई अल्टर ना कर सके। अगर अल्टर कर दिया तो आपको पता चल जाए कैसे अल्टर किया गया है, ठीक है। इसी तरह थ्रेड्स में कोड इंजेक्शन आए थे। कोड इंजेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें डेटाबेसेस में यूज़ होते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ होते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के मलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये आप उसकी इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इसी तरह अटैक्स ऑन योर इंक्रिप्शन है, यानी कि अटैक्स ऑन योर इंक्रिप्शन क्रिप्टो एनालिसिस है, यानी कि वो लोग दिस इज़ वेरी हार्ड थिंग, क्योंकि वो लोग जो क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं वो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे हम लोग इंटेग्रिटी को देखा जा सकता है, ठीक है, किस तरह इसको इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। नॉर्मली जो थ्रेट है इसको हम लोग राइट साइड पे मेंशन है कि वायरस है, लॉजिक बॉम्ब्स हो सकते हैं, एरर्स आ गए, मलिशियस मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, फिर इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स आ जाती हैं, फिर सिस्टम बैकडोर्स आ जाते हैं। ये बेसिकली थ्रेट्स हैं, ठीक है। और इसके काउंटर मेजर कैसे कर सकते हैं, आपको एक्टिविटी लॉगिंग करनी चाहिए, जो भी एक्टिविटी और इसको लॉग करना चाहिए, ठीक है ना। एक्सेस कंट्रोल डिप्लॉय करने चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिकेशन करवानी चाहिए ऑलवेज, ठीक है। हैशिंग के एल्गोरिदम यूज़ करने चाहिए, एनक्रिप्शन यूज़ होती है, और इसके अलावा आप इंटीरियर डिटेक्शन सिस्टम यूज़ करते हो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या जी आ जाता है जी, लास्ट पिलर जो है वो अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी है, व्हाट इज अवेलेबिलिटी, वी यूज़ फॉर कैसे अवेलेबिलिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। IPS लगाते हैं, IDS, दीज आर डिवाइसेस। IPS इज अ इंट्रूजर प्रिवेंशन सिस्टम, IDS इंट्रूजर डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। IPS और IDS इज अ सेम ही होती है, हार्डवेयर होता है, डिवाइस होती है, जिसका काम होता है कि ये बिल्कुल ऑलवेज जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके एज पे लगाई जाती है, जैसा कि एज पे राउटर लगाया जाता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, इसी तरह ये राउटर के फ़ौरन बाद लगाई जाती है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये एंटीवायरस नहीं होता, बेसिकली ये आपके पैटर्न्स को चेक करता है, ठीक है। पैटर्न्स को चेक करता है मीन जो भी ट्रैफिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन हो रही होती है उसको ये ईच एंड एवरीथिंग, हर पैकेट ओपन करके चेक करता है कि उसके अंदर कोई इशू ना हो, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, दो टर्म्स बताइए, एक IDS है और एक IPS। IDS जो है वो ओनली डिटेक्ट करता है, और उस डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है, ऑपरेटिंग्स जो इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑपरेशन सेंटर, उनको सिर्फ मैसेज कर देता है कि देयर इज सम मलिशियस ट्रैफिक कमिंग इनसाइड, ठीक है, उसको सिर्फ इन्फॉर्म करता है, लेकिन ये इसको डिटेक्ट करता है, इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता। जो IPS है वो क्या करता है, IPS जो है वो प्रिवेंट भी करता है
और प्लस उसको सॉरी डिटेक्ट भी करता है और प्रिवेंट भी करता है। डिटेक्ट करके फ़ौरन वो इसी तरह कंट्रोल सेंटर को बताता है और उसके बाद उसको प्रिवेंट भी करता है। प्रिवेंट लाइक किसी भी एक आईपी ऐसी ट्रैफिक एक आईपी से ट्रैफिक आ रही है और बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, लाइक डीडॉस का अटैक हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा अटैक आ रहा है एक आईपी से, तो वो उसको सर्टेन टाइम के लिए बंद कर सकता है, डिपेंड ऑन योर पॉलिसी। हो सकता है आप 1 घंटे के लिए उस आईपी को ब्लॉक कर दे, हो सकता है उसको 24 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दे, ठीक है। आईपीएस परफॉर्म करती है डिवाइस, ठीक है। उसके बाद क्या आती है आपकी पैच मैनेजमेंट आई थी। पैच मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी नेसेसरी कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं उसको अपडेट होना चाहिए, ठीक है। लाइक विंडोज़ है वो अपडेटेड होनी चाहिए, जो भी उसके पैचेस आ रहे हैं उसको फ़ौरन से पहले अपडेट करना चाहिए। पैचेस आते ही तभी हैं कि जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जब वल्नरेबिलिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि ऐसी वल्नरेबिलिटी जिससे अटैकर अटैक कर सकते हैं, तो उसके बाद फ़ौरन ही वो जो ऑर्गेनाइजेशन वो जो कंपनी होती है जिसका आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज़ है या अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर, उसके पैचेस आते हैं तो आपको पैचेस उसके अपडेट करने चाहिए टाइमली में, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं जी, अवेलेबिलिटी में आ जाता है जी रिडेंडेंसी आ जाती है। उसमें क्या होता है जी, हार्डवेयर पावर्स आ जाती है। लाइक मींस आपका सर्वर है उसको मल्टी पावर होना चाहिए, पावर सप्लाईज होनी चाहिए, यूपीएस होनी चाहिए। यूपीएस जैसे घर के अंदर अगर लाइट चली जाती है तो यूपीएस पे लाइट मूव कर जाते हैं ताकि अवेलेबिलिटी लेयर लाइट आपको मिलती जाए। इसी तरह अगर वो सर्वर है उसके ऊपर मल्टी पावर सप्लाई इसलिए लगाई जाती है, अगर एक पावर सप्लाई डाउन भी हो जाए तो वो बैकअप पावर सप्लाई पे रन करे, जिसकी वजह से ये कि सर्वर डाउन ना हो और आप जो सर्वर है अवेलेबल हो एनी टाइम फॉर यूज़, ठीक है। उसके बाद डिस्क के अंदर आ जाते हैं, तो डिस्क के अंदर भी हार्ड ड्राइव्स के अंदर भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसे रेड कहते हैं। रेड में भी मल्टीपल हार्ड डिस्क यूज़ होती हैं सर्वर्स के अंदर, ठीक है। अगर आपने रेड डिप्लॉय किया हुआ है, बेसिकली स्मॉल सॉफ्टवेयर अगर आपने ये डिप्लॉय किया हुआ है, उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर 5 हार्ड ड्राइव्स हैं उनमें से एक डाउन भी हो जाए, तो ख़राब भी हो जाए, तो आपकी अवेलेबिलिटी रहती है, उससे सिस्टम के कोई फ़र्क नहीं आता, आपका डाटा सिक्योर ही रहता है, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ रेड की डिफरेंट किस्में होती हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जाके। उसके बाद क्या है जी, ट्रैफिक पाथ है। बिल्कुल आपने नेटवर्क लिया हुआ, कोशिश करें ऑलवेज डिफरेंट पाथ और रिडंडेंट पाथ यूज़ करें, ठीक है। मोर देन बड़ी का ऑर्गेनाइजेशन है वो मोर देन वन इंटरनेट यूज़ करती है कि अगर एक आईएसपी से इंटरनेट ले रही है, वो डाउन हो गया तो वो सेकेंडरी बैकअप आईएसपी को यूज़ करती है उसके ऊपर, ताकि अगर एक डाउन भी हो जाए तो दूसरे से आप कनेक्टिविटी रहे, और ताकि अवेलेबिलिटी, बेसिक मकसद यही है कि आप के सिस्टम जो है अवेलेबल हो, ताकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं या बाहर के लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं उनको अवेलेबिलिटी मिलती रहे, ठीक है, और डाटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है। इसी तरह आ जाता है जी HVAC। HV नॉर्मली आता है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग भी आया था, यानी कि ये भी आपकी अपडेट ही रहनी चाहिए, ठीक है, ऑल द टाइम अप रहनी चाहिए। ये नॉर्मली डाटा सेंटर्स के अंदर यूज़ होती है। इसी तरह स्टाफ के अंदर भी अवेलेबिलिटी आती है। अगर एक स्टाफ चला जाता है या सडन बीमार हो जाता है तो आपके पास और स्टाफ होना चाहिए ताकि आपका काम रुकना नहीं चाहिए। उसी तरह हाई अवेलेबिलिटी होती है। हाई अवेलेबिलिटी मीन्स के किसी भी आप कोई डिवाइसेस जो भी लगाते हैं, ठीक है, अगर सर्वर है तो ऑलवेज 2 सर्वर लगाते हैं, एक मेन सर्वर चल रहा होता है, एक बैकअप पे रहता है। जैसे अगर सपोज कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मेन सर्वर डाउन हो जाए, तो फ़ौरन ही बैकअप वाला सर्वर जो है वो फ़ौरन ही अप हो जाता है। तो इससे ये होता है कि आपकी वर्किंग जो रुकती नहीं है, काम आपका चलता रहता है, ठीक है ना। इसी तरह डिफरेंट नेटवर्क की डिवाइसेस भी हैं, 2-2 राउटर्स लगाए होते हैं, 2-2 फायरवॉल लगाई होती हैं कि एक फायरवॉल डाउन भी हो जाए तो दूसरी फायरवॉल चलती रहती है, ठीक है। ओके, इसमें एक और चीज़ आ जाती है SLA कहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें क्या है जी, हाउ हाई अप टाइम टू वी वांट, हम चाहते हैं 99। जब आप किसी से सर्विसेज लेते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं भाई ठीक है हम आपसे सर्विस सिंपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ही, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, भाई हमें 99.9 टाइम जो है जी अप टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर पैसे ज़्यादा पे करती हैं और SLA साइन करवाती हैं, ठीक है ना, अगर ISP से है तो ISP रिस्पॉन्सिबल होता है उसको 99% सर्विसेज 0.9 देने का टाइम का। अगर उसमें डाउन टाइम आता है तो डिफरेंट प्लेंटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर ISP को दी जाती हैं और फिर वो प्लेंटीज उसको बेयर करनी पड़ती है जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है ना। लाइक ISP है हमारा, वो उसको प्रोवाइड कर रहा है और अगर डाउन टाइम आ रहा है तो वो ISP को प्लेंटीज देनी पड़ती है उस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसने ऑलरेडी सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, थ्रेड क्या है जी, मलिशियस अटैक आ जाते हैं, DDoS अटैक्स आ जाता है, फिजिकल अटैक्स हो सकता है, स्टाफ छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, इस किस्म के अटैक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से काम रुक जाता है, ठीक है।
फिर एप्लीकेशन फेलियर हो सकती है, बिल्कुल एप्लीकेशन फेलियर हो सकती है। और क्या हो सकता है जी, आपका कंपोनेंट फेलियर हो सकता है, यानी कि कोई हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं रिडंडेंसी होनी चाहिए या हाई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हार्डवेयर डाउन हो जाता है तो दूसरा मतलब एक सर्वर डाउन हो जाता है तो बैकअप सर्वर फॉरन अप हो सके ताकि अवेलेबिलिटी इंश्योर हो सके। अच्छा, थ्रेड क्या है इसमें से जी, पढ़ भी लिए लेकिन फिर भी इसको फर्दर डिटेल में भी है। राइट साइड पे है डिवाइस फेलियर हो सकती है, सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है, नेचुरल क्लाइमेटी हो सकती है, फिर पावर है डाउन हो सकती है, ह्यूमन एरर आ सकता है, ओवरसाइट हो सकती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। इसी तरह फिर इसको काउंटर मैयर करने के लिए रेट अप्लाई की जाती है। क्लस्टरिंग आ जाती है, नॉर्मली होती है, क्लस्टरिंग की जाती है। क्लस्टरिंग इसलिए की जाती है दो सिस्टम एक टाइम में रन कर सके, अगर एक डाउन हो तो दूसरा फौरन उसका रन कर सके, ठीक अप रहे। फिर आप क्या करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लगाते हैं, बिजनेस कंटिन्यूइंग प्लान आ जाता है, फिर डिजास्टर रिकवरी प्लान इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर फॉल्ट टॉलरेंस आ जाता है। फॉल्ट टॉलरेंस इतना फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए कि सर्वर है उसका कोई कंपोनेंट डाउन भी हो जाता है तो उससे ये ना हो कि पूरा पूरा सर्वर डाउन हो जाए, ठीक है। इसको फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। ओके, CIA एंड डैड, इसको फर्दर और इसमें है डिटेल में ये है कि फाइंडिंग द राइट मिक्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इज द बैलेंसिंग एक्ट। बिल्कुल इस बैलेंसिंग एक्ट है। दिस इज रे कॉर्नरस्टोन ऑफ द IT सिक्योरिटी, फाइंडिंग द राइट मिक्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें थोड़ी सी देखने वाली चीज़ ये है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, राइट मिक्स होना चाहिए अगर आप तीनों को यूज़ कर रहे हैं। टू मच कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द अवेलेबिलिटी कैन सफर, बिल्कुल अगर टू मच ये दोनों हो तो ये भी सफ़र कर सकती है समटाइम। टू मच इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी हो ये भी सफ़र कर सकती है, ठीक है, समटाइम। टू मच अवेलेबिलिटी एंड बोथ द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी कैन आल्सो सफ़र, ठीक है ना। इवन तीनों चीज़ें भी हों तो वो भी सफ़र कर सकती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसलिए इसको प्लान करके ही चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके ऑपोजिट एक और होता है, उसको बेसिकली कहते हैं डैड। डैड इज फॉर क्लोजर, अल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन आ जाता है, द ऑपोजिट ऑफ द CIA ट्राइड, ठीक है। अच्छा, डिस्क्लोजर क्या होता है, समवन नॉट ऑथराइज गेटिंग एक्सेस टू योर इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल डिस्क्लोजर इसे कहते हैं। अल्टरेशन क्या होता है, योर डाटा हैज़ बीन चेंज, यस बिल्कुल ये इंटीग्रिटी के अगेंस्ट आ जाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन क्या आ जाता है, योर डाटा और सिस्टम हैव बीन डिस्ट्रॉयड और रेंडर्ड इनएक्सेसिबल, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका अवेलेबिलिटी के अगेंस्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है, ठीक है। CIA को पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया है। लेफ्ट साइड पे एक पर्सन वी कॉल्ड एहयान, ठीक है, वो मैसेज सेंड करना चाहता है हिबा को। अच्छा, जो वो मैसेज सेंड करना चाहता है वो हेलो का मैसेज सिर्फ सेंड करना चाहता है। अच्छा, इसमें क्या अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी मीन्स यानी कि वो बंदा अवेलेबल है जिसको उसने मैसेज करना है, अवेलेबिलिटी तो यहाँ पे है। फर्दर जो चीज़ें हैं कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी वो कैसे मेंटेन करते हैं वो देखते हैं। वो क्या करेगा, सबसे पहले जो हेलो मैसेज है, यू वांट टू सेंड अ मैसेज बट देयर इज अ इंट्रूडर। अच्छा, अब वो क्या करेगा, देयर इज इफ इंट्रूडर, तो वो कैसे उसको अपने मैसेज को सिक्योर करके उसको भेजना चाहेगा हिबा को। ओके, कैसे भेजेगा, वो जो हेलो मैसेज है पहले तो क्या करेगा कि वो जो लिंक है उसको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यूज़ करना पड़ेगी। क्यों ये यूज़ करनी पड़ती है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करती है, ठीक है। ओके, हम लेकिन इसके साथ हम इंटीग्रिटी भी मेंटेन करें। इंटीग्रिटी हम कैसे मेंटेन करेंगे, लाइक हेलो मैसेज है वो सबसे पहले उसकी हैशिंग को यूज़ करते हुए, लाइक MD5 की हैशिंग को यूज़ करते हुए हम लोग एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए उसकी एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हेलो की, हेलो को हैश फंक्शन के अंदर डालेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू निकलेगी। जो वैल्यू निकलेगी बेसिकली वो यहाँ पे उसके पास आप देख सकते हैं, दिस इज अ साइफर D59, दिस टाइप ऑफ दी हैश वैल्यू उसके ऊपर आएगी, ठीक है। ये एक वैल्यू जनरेट करेगा हेलो मैसेज की, ठीक है। अब वो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेगा जी, नेक्स्ट स्टेप पे वो क्या करेगा, मैसेज के साथ वो जो वैल्यू उसने निकाली है वो भी साथ अटैच करेगा और फिर उसको ओवर द लिंक भेजेगा, ठीक है। ओवर द लिंक भेजने से पहले फिर इस कंप्लीट मैसेज को क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट करेगा। वो जब हेलो मैसेज आएगा, अच्छा इनक्रिप्ट कर देगा तो फिर लाइक इस किस्म का टेक्स्ट आ जाता है जो कि अनरीडेबल होता है और मिक्सर होता है, ठीक है। अगर इसको हैकर अगर इसको देख भी लेता है तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा ये क्या चीज़ है। बेसिकली आपने इसको इनक्रिप्ट कर दिया। अब इसको डाटा को हम दूसरी साइड पे भेज देते हैं। जब उसके पास जाता है तो उसके बाद क्या करता है, वो उसको डिक्रिप्ट करता है, यानी डाटा आपका ओपन हो जाता है। लेकिन अभी भी श्योरिटी नहीं है कि ये जो मैसेज करने के लिए कि ये कहीं अल्टर तो नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले ये वो दो चीज़ें सेपरेट करता है, यानी कि एक मैसेज को सेपरेट कर लेता है और प्लस उसके साथ जो हैश की वैल्यू आई थी उसको सेपरेट कर देता है। अब उसके बाद क्या करता है, वो हेलो का मैसेज अपने एंड पे जो हिबा है वो क्या करेगी, इसको हैश फंक्शन से गुजारने के बाद इसकी हैश की वैल्यू निकालेगी।
हैश की वैल्यू जब निकालेगी हेलो मैसेज की, और जो वैल्यू निकलेगी वो उसको कंपेयर करेगी जो ऑलरेडी उसके पास आई है, जो उसके अहयान ने उसको भेजी उसकी वैल्यू के साथ मैच करेगी। अगर ये दोनों वैल्यू मैच कर रही हैं इसका मतलब है इंटेग्रिटी मेंटेन है, यानी कि उसके पास जो हेलो मैसेज है वो बीच में अल्टर नहीं हुआ है। ठीक है, सो इस तरह इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी भी है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी है और इंटेग्रिटी भी मेंटेन की गई है। ठीक है, थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।